अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। टर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस बॉम्ब ब्लास्ट की फौरी तौर पे जो जिम्मेदारी है वो कुर्दों की एक मलेशिया है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसकी वजह से टर्की ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है और फौरी तौर पे उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पहले तो हम एक तो इस न्यूज़ को फॉलो करेंगे और दूसरा ये कि कुर्दों की हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ ये हिस्ट्री समझने से ही आप इस पूरे वाक़ये को समझ सकेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहरहाल पहले तो ये न्यूज़ हम देखते हैं कि आफ्टर अनकरा बॉम्बिंग टर्की हिट्स बैक इन इराक एंड एट होम, यानी कि टर्की ने इराक में भी जाकर के कुछ हमले किए हैं और कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ अपने इलाकों में भी, कुर्दिश इलाकों में भी की हैं, ताकि ये जो मलेशिया है पीकेके के नाम से या वाईडीपी के नाम से, इनके जो है इनका कमा किया जाए और इनको जो है इस टेररिज्म से बाज रखा जाए। तो बहरहाल ये टर्की ने ये बात की है कि पहले तो कि 2 अटैकर्स जो हैं उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है गवर्नमेंट बिल्डिंग के करीब अंकारा में, और उसकी वजह से 2 जो है गवर्नमेंट एहलकार वो शहीद हुए और 2 पुलिस अफसरान जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो उसके बदले में, और क्योंकि जैसे ही जो आउटलॉ लॉर्ड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मिलिटेंट ग्रुप जो है उसने क्लेम कर ली फौरी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है ये सब चीज़ क्लियर हो गई, तो फौरी तौर पे इन्होंने टर्किश आर्मी ने इराकी कुर्दिस्तान जो है उसमें 20 जगहों पर डिस्ट्रॉयड 20 टारगेट्स, और केव्स भी उसमें शामिल, शेल्टर्स भी और डिपोज भी उसमें शामिल है, जहां पर कि इनके पास पहले से ही इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इराक के अंदर पीकेके जो है वो इन एरियाज में एक्टिव है, और इन्हीं में जो है मिटीना, हकुर्क, कंदील और गारा के भी इलाके हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी बताना चाहती हूँ कि ये कुर्दिस्तान, जिस पहले हम अगर एक नक्शा देख लें और ताकि हमें समझ में आ जाए कि कुर्दिस्तान का इश्यू क्या है। कुर्दों का इश्यू बल्कि क्या है। अगर आप ये ब्राउन कलर को देख रहे हो तो ये सारा इलाका ऐसा है जिसमें कुर्द मेजॉरिटी लोग रहते हैं, और ये एक एथनिक ग्रुप है और ये काफ़ी बड़ा एथनिक ग्रुप है। और लेकिन इनके साथ जो मतलब ट्रेजेडी है वो ये है कि इनका ये जो एथनिक ग्रुप है ये 4 मुल्कों के अंदर बटा हुआ है। ये आप देख रहे हो टर्की में इतना बड़ा सा इनका मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यहाँ पर आबाद हैं। फिर सीरिया के अंदर थोड़े-सा ये इलाका आप देख रहे हो, इसमें ये आबाद हैं। फिर इराक के अंदर ये जो नॉर्थ साइड है इराक की, इसमें ये लोग सारे आबाद हैं। और फिर आप देख रहे हो कि ईरान के बॉर्डर जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर, उसका नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पूरा का पूरा ही जो है वो कुर्द लोगों से भरा हुआ है। अब कुर्दों की हिस्ट्री ये है कि जब दूसरी जंग अज़ीम, बल्कि पहली जंग अज़ीम के बाद जो है ये सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम हो गया और ये तमाम ममालिक को जो है ना टुकड़े-टुकड़े करके ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस के अंदर बाँट दिया। तो मैं आपको बताऊँ कि सीरिया जो है वो जिस तरह से ये इस वक़्त ये लाइन लगी हुई है, इसका प्रोविंस बना गया है, ये लाइनें उसी वक़्त यूएन की सरपरस्ती में इन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन ने ये लगवाई हैं, और इस तरह से इन्होंने डिवाइड करके ये कंट्रीज़ उस वक़्त बनाई। और सीरिया जो है उसका ये नक्शा जो है ये फ्रांस के मरहून मिनत आप समझ लें, और उस तरह इसी तरह से ये जो बॉर्डर लाइन्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये उसी वक़्त की बनी हुई हैं। और सीरिया को फ्रांस ने एज़ अ मैंडेट ले लिया, इराक को ब्रिटेन ने एज़ अ मैंडेट ले लिया। इस तरह से इन्होंने अपने इलाकों को डिवाइड किया, और जहाँ पर वो हर मुल्क में और हर लोगों के बीच में नेशनलिज़्म को फ़रोग़ देते रहे, उन्होंने मूवमेंट्स चलवाई नेशनलिस्ट, अरब नेशनलिज़्म, और ये क्या सीरियन नेशनलिज़्म, इराकी नेशनलिज़्म, ये सब तहरीकें चली। लेकिन कुर्दिस्तान कुर्द लोग जो हैं उनके लिए कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट ऐसे कामयाब नहीं हो सकी। हालाँकि 1920 और 1930 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कुर्दों ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की और आवाज़ उठाई कि
हमें भी अलग एक कंट्री हमारा होना चाहिए और ये जो हमारा इलाका है इस सबको अलग करके हमारा एक कंट्री बना दिया जाए जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। लेकिन ऑफ कोर्स ना, क्योंकि तब टर्की को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, सीरिया इराक को भी मिल गई थी, तो इन लोगों ने बिल्कुल भी इस बात को नहीं माना कि हम अपने इलाके में से कुछ ना कुछ इलाका दे के कुर्दों को उनका अलग से मुल्क बना के दे दें, क्योंकि एक देख लें टर्की के लिए तो एक बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ द लैंड है अगर ये उनको दे देता। तो बहरहाल इन सब मुल्कों ने, उनका यही ख्याल था कि कुर्द जो है वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनको पूरे राइट्स भी देना चाहते हैं, हम उनको पीसफुली उनके साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे अलग मुल्क का मुतालबा ना करें। और आप ये भी सोच लो, और ये नक्शे से आपको साफ पता चल जाता है कि ये एक चालबाजी भी कह सकते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने उस वक्त ये ऐसे ही नक्शा बनाया कि उन्होंने जानबूझकर कुर्दों को 4 मुल्कों के अंदर बांट दिया। और ये एक ऐसी अब मूवमेंट है उसके, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इस कुर्दों को सपोर्ट करते रहे कि तुम लोगों का हक है, तुम लोग अपने मुल्क के लिए कोशिश करो, लेकिन उसके नतीजे में अगर वो मुल्क बनता है तो फिर 4 मुल्क टूटते हैं, 4 मुल्कों के अंदर ये मसला आ जाता है। और अब आपको ये भी पता है कि अगर एक मुल्क में या किसी एक एथनिसिटी को आप इजाज़त दे दो कि वो अपना अलग मुल्क बना दे, तो हर मुल्क के अंदर एक एथनिसिटी तो नहीं रह रही, कई-कई एथनिसिटी रह रही हैं। जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारे अंदर बलूच एथनिसिटी भी है, सिंधी एथनिसिटी है, पंजाबी एथनिसिटी है, पठान एथनिसिटी है। तो क्या अब उन चारों के अलग-अलग मुल्क बना दिए जाएँ? ऐसे नहीं होता। ये मुल्क जब बन जाते हैं, एक दफ़ा उनकी वो हिस्ट्री के मैप में आ जाते हैं, तो फिर उन उन मुल्कों की जो फ़ौजें हैं, उन मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो इस बात पे अटल होती हैं कि उन्होंने अपनी धरती का, अपनी ज़मीन का एक-एक इंच की हिफ़ाज़त करनी है। और कभी भी कोई गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि उनको उनकी जो है लैंड को अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए और किसी और के हवाले कर दिया जाए। ये मैं आपको मैंने भी बताया कि 1920s और 30s में इन्होंने मूवमेंट चलाई कुर्दों ने, और उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें अलग मुल्क मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त फ्रांस या यूके, उस वक्त जो भी इन पावर इंपीरियल पावर्स थे, उन्होंने उनकी बात पे कान नहीं धरा। लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई और दूसरी कोल्ड वॉर एक तरह से आप कह लो शुरू हो गई, उस वक्त 1971 और 1974 इन दोनों सालों में कुर्दिश का जो पेशमर्गा, उनकी फोर्सेस का नाम है, जो कुर्दों ने एक अंडरग्राउंड फोर्स बनाई हुई है जिसमें जिसको आर्मी भी आप कह सकते हो, मलेशिया भी आप कह सकते हो, उसका नाम है पेशमर्गा। तो पेशमर्गा जो है उसकी ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस जो है इराक के अंदर भी है, उसकी इन्फ्लुएंस जो है सीरिया के अंदर भी है और टर्की के अंदर भी है। वो एक तरह से मतलब एक अम्ब्रेला मिलिशिया है जो कि अपने तमाम कुर्दों को जो है वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट करती रहती है, अपने वेपन्स पहुँचाती रहती है और उनको बताती रहती है कि अब तुम लोगों ने किस तरह से आज़ादी के लिए कोशिशें करनी है। इसी वजह से टर्की का बहुत दिहाइयों से, बल्कि ये 10-20 साल से कुर्दों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके नतीजे में ऐसे यानी कि मिशंस भी किए हैं टर्की ने, जिसमें काफ़ी कुर्द जो हैं वो मारे भी गए हैं। और बड़ा अफ़सोसनाक बात है, कुर्द भी हमारी तरह के मुसलमान हैं, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो सब सिस्टम है ये सेपरेटिज़्म का, इसका इश्यू है और ये कोई भी मुल्क इसको कबूल नहीं करता। तो मैं आपको बता रही थी कि 71 और 74 में कुर्दिश पेशमर्गा जो इराक में है, उसने सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो है वो एक जंग की, और वो जंग जो है वो यूएस की बैकिंग से हुई। यूएस ने उनको आर्म्स भी दिए, उनको सपोर्ट किया और उन्होंने ये समझा उस वक्त कि सद्दाम हुसैन जो है वो इस वक्त सोशलिस्ट हो रहा है, कम्युनिस्ट हो रहा है और वो सोवियत जो कैंप है उसमें गिरने वाला है। कोल्ड वॉर उस वक्त चल रही थी और उस वक्त सद्दाम को मसरूफ़ करने के लिए या सद्दाम को जो है वो सोवियत से दूर रखने के लिए, बाज़ रखने के लिए उन्होंने कुर्दों को ये शह दी, उनको सपोर्ट दी, उनको वेपन्स दिए, उनको ट्रेनिंग दी और इवन पैराशूट्स के ज़रिए जहाज़ जो है इनके पास गिरते रहे और वेपन्स और फूड और मज़ीद हर तरह की सपोर्ट इनको करते रहे, इस बात के लिए कि वो सद्दाम के साथ झगड़ा करें, जंग करें। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि 1980 में तो ईरान इराक वॉर शुरू हो गई थी। 80 से 80 तक 88 तक ये 8 से 9 साल जो हैं,
ये 9 साल जो है ईरान इराक वॉर रही। और आपको पता है जब वॉर के अंदर किस तरह से की सिचुएशन होती है कि आप फ्रंट्स पे अपने बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रहे हो, इराक और ईरान की बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है और आपके बीच के अंदर एक सूबे में या एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग जो है वो रेबेलियन शुरू कर दें, तो फिर आपको उसको तो उस रेबेलियन को तो क्वैश करना है। आप तो ये समझ रहे हो कि ये मेरा मुल्क है और मेरे मुल्क के अंदर एक ग्रुप जो है वो उसने सेपरेटिज्म की बात की है, तो उसको तो मैंने क्वैश करना है, मेरा हक बनता है। तो बहरहाल सद्दाम ने जब 1988 में ईरान इराक बिल्कुल वॉर ख़त्म होने वाली थी, उस वक़्त ये कुर्दों ने यहाँ पर एक अपराइजिंग शुरू कर दी है और उसके नतीजे में सद्दाम हुसैन ने उनके ऊपर काफ़ी शदीद किस्म का जो रद्द-अमल किया, उनको क्वैश करने की कोशिश की। उसको हलाबजा मैसेकर कहते हैं, 1988 में वो हुआ था और ये बिल्कुल जब ईरान इराक वॉर ख़त्म हो रही थी उस वक़्त हुआ था। अब मसला ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स और एनालिसिस और लाइक न्यूज़ के मुताबिक ये हलाबजा में जो लाइक आवाज़ उठाई गई और रेबेलियन किया गया, उस वक़्त यूएस उनके बैक में था कुर्दों की, और उनको वो खुद ये शह दे रहा था और उनको वेपन्स भी देता था, उनको ट्रेनिंग देता था, उनको पूरा प्लान बना के देता था कि इस तरह से तुम लोगों ने करना है। और मैं आपको बता दूं ईरान इराक वॉर के अंदर क्योंकि ईरान इराक वॉर शुरू हुई ही उस वक्त थी जब खमेनी ईरान में आ गया था और उसने शाह को वहां से निकाल दिया था, जो कि शाह जो है वो ब्रिटिश का एक एलाई था। लेकिन उससे फौरन खमेनी ने आते साथ ही ऐलान कर दिया कि यूएस जो है वो शैतान बुजुर्ग है और हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये जो यूएस है ये इराक के साइड पे आकर खड़ा हो गया। और ये मैं आपको जो तस्वीर अभी दिखाने लगी थी कि उस वक्त डोनाल्ड रम्सफील्ड वो स्पेशली इराक में आए, उसने स्पेशली सद्दाम से मुलाकात की और ये तस्वीर जो है तारीखी तस्वीर है। और इससे इसके साथ ये हकीकत जुड़ी हुई है कि यूएस उस वक्त सद्दाम के साथ बिल्कुल खड़ा हो गया आकर उसने कहा कि वेपन्स भी देंगे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी देंगे, हर तरह से तुम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तुम जाओ और सिर्फ ईरान के साथ लड़ो, खमैनी को ख़त्म करो। बहरहाल खमैनी को तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन दोनों मुल्क जो हैं ईरान और इराक, इनको दोनों को बहुत शदीद शदीद तरीन जो है वो यानी नुकसानात हुए और उनकी आर्मीज, उनके लोग शहीद, उनकी आर्मीज डिप्लीट हो गई, बहुत बुरा हशर हुआ। और ईरान के ऊपर तो उसी वक्त से यूएस और उसके एलाइज ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और इराक की जहाँ तक बात है कि ये जंग जैसे ही ख़त्म हुई उसके फ़ौरन बाद यूएस ने इनको एक और धोखा दिया, इराक को धोखा दिया और इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने हलाबजा में जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी केमिकल वेपन्स से उन लोगों को हलाक किया है। हालांकि ये बात उन्होंने इसमें नहीं कही कि वो मास डिस्ट्रक्शन के जो केमिकल्स हैं वो खुद यूएस ने ही तो इराक को प्रोवाइड किए हुए थे और उनका ख्याल था कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन ज़ाहिर है उनको अपनी रेबेलियंस को भी तो क्रैश करना था। तो अब ये हुआ हलाबजा में हुआ। उसके बाद फौरन ही 2 साल भी नहीं गुजरे कि सैंक्शंस भी लगा दी गई इराक पे और गल्फ वॉर उसके ऊपर वेज कर दी गई। और ये जो 2-3 महीने की जो गल्फ वॉर थी उससे तमाम जो सद्दाम की आर्मी थी, आप समझ लो टैंक हो गए, एक कोई भी उसके आर्मी का जो कोई भी स्टेशन है, बेस है, कोई डिपो है, तमाम को तबाह कर दिया गया क्योंकि यूएस के 3 लाख फौजी और बेशुमार जहाज और बेशुमार बॉम्बिंग उन्होंने इराक पे की, बेइंतहा बॉम्बिंग उन्होंने इराक पे की और उसको पूरा उस वक्त भी तबाह कर दिया 1991 के स्टार्ट में। तो ये हो रहा था सद्दाम हुसैन के साथ, किस तरह से उसके साथ धोखे हुए, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कैसे उसके मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, उसको ऑयल नहीं बेचने देते थे, उसको फूड खरीदना अपने लोगों के लिए मुश्किल हो गया, बहुत ही बुरे हालात उस वक्त हो गए और बहुत ज़्यादा अमवात हुई इसकी वजह से। तो अब ये 91 में जब गल्फ वॉर ख़त्म हो गई जनवरी में,
तो मार्च और अप्रैल के बीच में कुर्दों की एक और अपराइजिंग हुई। सदाम हुसैन इस वक्त बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि उसके पास चलाने के लिए गोली भी नहीं थी। उस वक्त यूएस की जो शह के ऊपर दोबारा से कुर्दों ने अपराइजिंग की, और उस वक्त जो है सद्दाम ने मजबूरन कुर्दिस्तान ऑटोनमस रिपब्लिक को का ऐलान कर दिया कि तुम लोग होगे तो इराक का हिस्सा, लेकिन तुम्हें एक ऑटोनमस स्टेट बना देते हैं विद इन इराक, और तुम लोग जो है ना वो अपनी मर्जी की यहाँ पे हुकूमत बनाओ, लेकिन तुम्हारे ऑन द होल जो है तुम्हारी डिफेंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो इराक गवर्नमेंट के अंडर ही आएंगी। तो ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी हो गई कि एक वादा जो है यूएस ने जो उनके साथ बेशुमार वादे किए उनको बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है, सद्दाम के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, टर्की के खिलाफ। तो लेकिन एक दफ़ा उनका ये उनकी बात सुनी गई, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब 2003 में लाइक यूएस ने इन्वेजन कर दी इराक की, तो उस वक्त कुर्दिस्तान ऑटोनमस रिपब्लिक ख़त्म हो गई, बल्कि वो अब एक नॉर्मल सूबा बन गया। और क्योंकि उसके बाद से अब तक जो है वो इराक जो है वो एज ए स्टेबल कंट्री सामने आ ही नहीं सक रहा है। उसके अंदर जो है यूएस ने जब वहाँ पे घुस गया 2003 में, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पे बेशुमार जो है जिसको कहते हैं टेररिस्ट मिलिटेंट्स को एंटर करवाया, और वो इराक जिसने उस दिन के पहले कभी कोई टेररिज्म या कोई टेररिस्ट अपनी सॉइल पे नहीं देखा था, उसकी पूरी जो ज़मीन है, पूरा मुल्क जो है टेररिस्ट से भर गया। और आईसिस के जो टेररिस्ट हैं, आईएस कह लें या आईसिस कह लें, उनके टेररिस्ट जो हैं वो जगह जगह पर उन्होंने कैंप्स बना लिए, और जगह जगह पर उन्होंने इराकी जो है वो गवर्नमेंट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उस वक्त यूएस इन्वेजन कर चुका था, तो वो कहता था कि इस जगह पर इस शहर में जो है वो रेबल्स हैं, यहाँ पर हमला, यहाँ पे बॉम्बिंग, उस शहर पे रेबल्स बैठे उधर बॉम्बिंग। यानी कि एक एक करके उन्होंने इराक के तमाम एक एक शहर को उन्होंने बुरी तरह से बॉम्बिंग करके तबाह और बर्बाद कर दिए। इराक यानी कि इराक वो मुल्क ही नहीं रहा कि जिसमें वो मतलब लिटरली सदाम के टाइम में सैंक्शन से पहले ये एक वेलफेयर स्टेट था, और वो लोगों को ये अपना फूड और एजुकेशन हेल्थ ये सब कुछ वहाँ पे फ्री मिलता था। और उसके बाद ये खंडरात की शक्ल उसकी बना दी गई। और ये मैं आपको बताऊं कि 2003 में जब यूएस की इन्वेजन हुई, तो उस वक्त जो एक तो बगदाद के ऊपर डायरेक्टली बॉम्बिंग की गई यूएस के जहाज़ों से, दूसरी तरफ उन्होंने नॉर्थ की तरफ से जो इन्वेजन की वो सब की सब में उन्होंने कुर्दों को अपने साथ शामिल कर लिया। कुर्दों को बोल दिया कि तुम लोग हमारे साथ मिल लो, मिलकर जो है हमें सद्दाम का गला कमा करने दो, तो फिर हम तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे कि तुम्हें एक अलग मुल्क मिल जाए। तो खैर अब तक सद्दाम को भी उन्होंने मार दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुर्दों को अलग से मुल्क तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उस तरह की कोई वादा यूएस ने उनसे पूरा नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता इराक की जो पार्लियामेंट है उसमें इनको जगह मिल गई, कुछ 10-20% उनको सीटें मिल गई, और जो प्रेसिडेंट है वो कुर्दिश जो है वो होता है, और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिया इराकी होता है। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट किया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हुआ कि 2015 में, मतलब 2013 से या 12 से ही जो ये आईसिस है इसके खिलाफ कार्रवाइयों में कुर्दिश लोग जो हैं शामिल होना शुरू हो गए, क्योंकि यूएस ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, और जो हम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं तमाम जो टेररिस्ट के और मलेशिया के खिलाफ जंग करने के लिए। हालांकि वो सारे टेररिस्ट एंटर ही इन्होंने खुद करवाई यूएस ने, लेकिन वो हमेशा अपना दुश्मन खुद बनाते हैं और फिर उसी दुश्मन को मारने के लिए आते हैं, घुसते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। ये उनका पुराना काम है। तो बहरहाल कुर्दों ने क्या किया कि जो उनकी वाईपीजी उनकी मलेशिया थी, या उनकी एक और मलेशिया है पीवाईडी के नाम से, इन्होंने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का ये हिस्सा बन गई, और इन्होंने मुस्तकिल जो है ना ओबामा के लिए कहने पर और ट्रंप के कहने पर तमाम इराक के अंदर जो जो और स्पेशली उनके एरिया के करीब करीब जो जो भी वो कहते थे कि ये आईसिस है, ये इस टारगेट को ख़त्म करो, तो वो उसके ऊपर हमला आवर हो जाते थे। लेकिन उनको ये समझ इस वक्त नहीं आई कि यूएस जो है वो एक गेम खेल रहा है। वो तो सिर्फ
इराक को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, और उसके फ़ौरन साथ साथ ही सीरिया के अंदर भी उन्होंने आईसिस को घुसा दिया, और फिर उसके बाद इराक के बाद सीरिया पे हमला कर दिया, ये कह के कि हम टेररिस्ट वॉर ऑन टेरर करने के लिए आए। सो इवन अरब स्प्रिंग जो सीरिया में उससे पहले शुरू हो चुका था, वो उसके पीछे भी यूएस का हाथ था। बहरहाल ये सारी चीज़ है। और कुर्दिश जो पीकेके कुर्दिश वर्कर पार्टी है, वो हमेशा उन्होंने यूएस का लाइक साथ दिया, और यूएस के साथ जो है मिलकर उन्होंने हर काम किया, मगर यूएस जो है वो हमेशा की तरह उनको हमेशा डिश कराते हैं। वो यूएस की पुरानी आदत है कि वो अपने दोस्तों को जैसे ही काम उसका ख़त्म हो जाए वो डिश करा के भाग जाता है। और वही हुआ कि जब टर्की और रशिया ने कहा कि हम सीरिया में आके अब जो है हालात को संभालने लगे हैं, और इनकी रशिया की फोर्सेस यहाँ पे एंटर हो गई, उस वक्त ट्रंप ने ऐलान किया, गालिबन ये 2018-19 की गालिबन बात है, तब ट्रंप ने कहा कि हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तो उस वक्त कुर्दों ने ये बात की कि एक दफ़ा फिर से हमारी बैक स्टैबिंग करके चला गया है लाइक यूएस। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा ज्योग्राफी भी दिखाना चाह रही हूँ, अगर आप को समझ में आए कि ये टर्की, ये टर्की है, और ये यहाँ पर ये सारा ईरान है, और ये है इराक, और ये है सीरिया। तो कुर्दों की पॉपुलेशन यहाँ पूरे कुबेन भी कुर्दों का ही एक शहर है, इस पूरे इलाके में कुर्द हैं। और ये सीरिया के इस छोटी सी को नोक जो है यहाँ पे कुर्द हैं, और फिर ये पूरे इराक के जो कनौत है इसमें कुर्द हैं, और ईरान के यहाँ पर इस तरफ उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर भी कुर्द हैं। तो अब मसला यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर तो कुर्दिस्तान बनता है तो फिर 4 मुल्क जो हैं वो टूटते हैं, और 4 मुल्क जब टूटेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि और भी एथनिसिटीज़ हैं जो कि आज़ादियाँ माँगना शुरू हो जाएँगी। बहरहाल अब जो एर्दोग़ान ने फ़ौरी तौर पे हमला किया है, उसने मेटिना, गारा और कंदील और इसी के बीच में और कुछ इलाके हैं, 20 टारगेट्स हैं जहाँ पर उसने हमला किया। और एर्दोग़ान और उसकी हुकूमत ने ये कहा है कि हमारे पास पहले से जो इंटेलिजेंस थी उसके मुताबिक हमने इन लोगों के जो डिपो हैं, इनके जो केव्स हैं, जो शेल्टर्स हैं, वो तमाम हमने तबाह कर दिए हैं। और कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ अपने कुर्द इलाके में भी की हैं, जहाँ के जो कुर्दिश लोग हैं वो हमेशा इन मलेशिया के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट्स हैपन। Turkey says that PKK targets in North Iraq were destroyed after Ankara's suicide अटैक, यानी कि ये जो सुसाइड अटैक हुआ है उसके फ़ौरन के बाद, इसकी फुटेज ये आपको दिखेगी अभी यहाँ पे सामने, कि इस अटैक के फ़ौरन बाद टर्की ने बिल्कुल एक दिन भी सब्र नहीं किया, बल्कि उसने फ़ौरी तौर पर अपने जहाज़ भेजकर इराक के अंदर कुर्दिश जो है वो टारगेट्स उनके ऊपर अटैक कर दिया। 20 टारगेट्स के ऊपर ये अटैक हुआ है। और ये अपना जो टर्किश गवर्नमेंट है उसने कहा है कि पीके के एक ग्रुप के जो तमाम जो भी शेल्टर्स थे वो तबाह कर दिए गए हैं एरियल ऑपरेशन के थ्रू। और उसमें हमने केव्स पे भी हमला किया, शेल्टर्स पे भी, और डिपोज के ऊपर भी हमने हमला किया है। और मैं आपको एक और थोड़ा सा बता दूं कि इस सब के बाद जो है इराक के जो प्रेसिडेंट, मैंने अभी आपसे कहा था कि इराक के जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो कुर्दिश होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिया इराकी शिया होता है। तो ये तब से हुआ जब से सदाम को मारने के बाद से ये सिस्टम उन्होंने यूएस ने यहाँ पे ऐसा बना के रखा हुआ है। तो ये अब जो कर्दिश प्रेसिडेंट है, ज़ाहिर है उन्होंने तो आवाज़ उठानी थी। उन्होंने कहा है कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते कि टर्की कैसे हमारे इलाकों में आकर बॉम्बिंग कर रहा है, और हम अपने कुर्दिस्तान के जो इशू है वो हम टर्की से रिजॉल्व करना चाहते हैं, बातचीत करके इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन आप इधर हमारे एरिया पे हमला करने की कोशिश नहीं करो। सो लेट्स सी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं, देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। थैंक यू।